क्या इंडिया अलायंस जैसा अब कुछ बाकी है? क्या इंडिया अलायंस में जितने घटक दल होते थे आज वो उतनी शिद्दत से इस अलायंस का हिस्सा हैं? क्या मुद्दों पर समन्वय बनाना अभी भी ये प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, और क्या ऐसा हो रहा है खास तौर पर जब सोमवार से पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है? आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है जिसने साफ साफ कहा कि अब हम इंडिया अलायंस में नहीं हैं, ना हम इस बैठक में जाएंगे और तो और ना पार्लियामेंट में जो मुद्दे उठाने हैं उसमें हम औरों के मुद्दे उठाएंगे। हमारा जो विषय होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस पर जो संजय सिंह सांसद भी हैं, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनाता हूं। क्या कारण है सर कि इस तरीके से अब जो विपक्ष है वो अलग अलग दिखाई देगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का जो चुनाव अकेले लड़ा, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, बिहार का चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, पंजाब और गुजरात का उपचुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए था। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है संसद के अंदर, और वो हम अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो खुल के ये कह दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो छोटे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो भी नाराज नजर आए हैं। कभी सपा ने भी कहा कि वो अलग मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन संसद में जो कांग्रेस है उसकी चलती है। इस तरीके से भी क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा के बाद ना कोई उन्होंने कोई एक मीटिंग की, ना कोई उन्होंने पहल की सबको एक साथ लेकर चलने की। तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अब राजनीतिक दल के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। कभी अखिलेश के खिलाफ बोलेंगे, कभी उद्धव जी के खिलाफ बोलेंगे, कभी अपने ही घटक कभी ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे। तो जो इनका तौर तरीका है उससे तो कोई जो एक बड़े दल की भूमिका और इंडिया गठबंधन को आगे ले चलने की जो भूमिका थी। मतलब संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने सारा ठीक रहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ दिया इंडिया अलायंस के इफेक्टिव ना रह जाने को लेकर। त्रिपाठी जी सहमत हैं इस आरोप से आप? नहीं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से तो ये नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये सही है। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस गठजोड़ को कमजोर किया, या कहें कि कांग्रेस ना कहें, कांग्रेस कहते हैं हम लोग, तो लगता है कि कांग्रेस एकदम से राहुल गांधी नेता के तौर पर जितना गैर जिम्मेदार, और जब आप अपना झोला अपनी टी शर्ट सब अलग प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट कराएंगे तो भैया फिर विपक्ष का मुद्दा कहां से आएगा। और मुझे लगता है यहां संजय सिंह बिल्कुल दुरुस्त हैं। और अगर यह भी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव और उसके आसपास जिस तरह से राजनीति हुई है उसमें इस गठजोड़ का कोई अस्तित्व, कोई भूमिका है क्या, इस पर सवाल होना चाहिए। समीर जी? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व अब बचा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार पहले आते हैं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, ममता बनर्जी कह दीजिए कि मैं इसका नेतृत्व करने को तैयार हूं, उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का उद्धव ठाकरे तो अलग हो ही चुके हैं, कांग्रेस से लगभग पूरी तरीके से अलग हो ही चुके हैं। तो अब इंडिया गठबंधन का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। हालांकि ठीक है, अगर सांसदों की संख्या देखें तो 134 सहयोगी दलों के और 99 कांग्रेस के 234 सांसद इंडिया गठबंधन के रहे। तो क्या विपक्ष के रूप में कभी इंडिया गठबंधन ने एक सामूहिक टीम के रूप में काम किया? न चुनाव में आप मिलकर लड़ते हो, ना आप अगर लोकसभा देखें तो लोकसभा में आप सरकार को के लिए इकट्ठे आते हो। तो मुझे लग रहा है इस बार भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। क्या राहुल गांधी ने सभी विपक्ष के नेताओं से बात करके, क्या ममता बनर्जी को फोन किया, क्या उद्धव ठाकरे को फोन किया, क्या अखिलेश यादव को फोन किया? कल एक ऑनलाइन मीटिंग होनी थी और आज नहीं, खड़गे साहब तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राहुल गांधी को भी तो एक बड़े नेता है ना, सब तो राहुल गांधी को बड़ा नेता मानते हैं। तो राहुल गांधी को भी विपक्ष के नेता के रूप में बात करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी अगर इसका इनिशिएटिव लेते तो मुझे लगता है इस बात का फर्क पड़ता। तो अब मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का बहुत अस्तित्व नहीं है और इनको सीखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन कैसा काम करता है। ऐसे तो सर देखिए, चुनावों में जो होता है, जो जिसको जिसके साथ जाना है वैसे ही जाता है, चाहे अलायंस हो या ना हो। ये तो लोकसभा में भी दिख गया था। लेकिन ज्यादा देखने वाली बात यह है कि अभी पार्लियामेंट में क्या ये एकजुटता के साथ उस तरीके से सरकार को घेरेंगे, क्योंकि मुद्दे एक्चुअली बहुत सारे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे चले हैं।
इस गठबंधन का अस्तित्व तो स्वयं श्रीमान राहुल गांधी ने समाप्त किया। आप बताइए ना, जो कुछ भी लोकसभा चुनाव के समय चर्चा हुई थी, सेक्रेटरीट से लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर मेंबर से लेकर, कुछ हुआ क्या? और ऐसे थोड़ी ना होगा कि आज राहुल का मन किया तो वो वाली टी शर्ट प्रिंट करा लिए, कल प्रियंका जी का मन हुआ तो वो वाला झोला प्रिंट करा लिए, और आप दूसरे लोगों से कहेंगे वही झोला हो वही टी शर्ट। लोग नेता हैं, मुझे लगता है राजनीति करने वाले लोग ऐसे नहीं काम करते हैं। चलिए आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कैसे कमजोर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त पूरी दुनिया पंगा लेने से डरती है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद बीमार हैं? कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ट्रंप के हाथ पर कुछ लोगों ने कुछ निशान भी देखे? आपकी स्क्रीन पर ही तस्वीरें आ रही हैं। दरअसल अमेरिकन मीडिया में ये चर्चा शुरू हुई कि ट्रंप के हाथ पर हमेशा एक पैच सा दिखाई देता है, जैसे आपको उसमें एक अलग रंग से उनके हाथ का कुछ हिस्सा जो है वो नजर आता है। तो ये क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा ये मेकअप हो सकता है। मेकअप क्यों आप अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं? फिर उनके बाएं पैर में सूजन भी नोटिस की गई है। अभी जब चर्चाएं बढ़ गई तो व्हाइट हाउस ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया, और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक आम समस्या है जो कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है, और इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी ये कहते हैं, जिसकी वजह से हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। और ट्रंप के हाथ में जो पैच लगा है उसको लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों से दिन भर में हाथ मिलाते हैं और एस्पिरिन लेते हैं, इसकी वजह से ट्रंप के हाथ में ये पैच आ गया है, लेकिन जांच में ये कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई गई है। This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. रैल साहब, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बीमार है क्या? क्या खबरें हैं? पहले तो उनको हैंडशेक करना कम करना पड़ेगा। हैंडशेक ज़्यादा करते हैं और डिसीजंस अलग अलग लेते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिसोनेंस है उनकी बॉडी में भी और उनकी वेन्स में भी। वेन्स में जब ताकत नहीं रहती कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाएं, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज के साथ एसोसिएट की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर एस्पिरिन लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अमेरिका में ज़रूर खाते हैं। वो एक तरीके से जो कार्डियोवैस्कुलर को रीएक्टिवेट करने के लिए उसको खाई जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ट्रंप साहब को कहूँगा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दें, और जो उनके डिसोनेंस है, जो वो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं और जो होता है, उसको अगर सामान्य ले लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो चलिए पर्सनल सी उनकी सेहत से जुड़ी बात थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा है उसकी बात, सेहत में कोई गड़बड़ भले ना हो, लेकिन बयान देने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वहां गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब एक बार फिर ट्रंप ने कहा, लोगों ने गिना कि 24वीं बार बोले हैं ये कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका दिया। अब इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर खूब हमले भी बोले थे। अब लेकिन जो बात कही है उसमें एक नई बात उन्होंने कह दी है। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई उसमें 5 जहाज गिरे। किसके गिरे उन्होंने कुछ ये नहीं बताया, बस ये कहा कि इस लड़ाई में 5 एयरक्राफ्ट गिरे, और आप देखिए कितनी भीषण लड़ाई दोनों तरफ से चल रही थी और मैंने ये जंग रुकवा दी। तो क्लेम तो पुराना है, लेकिन बात नई है जहाज वाली उन्होंने कह दी है। तो आप सुनिए उन्होंने क्या बोला। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India. सर 5 जहाज गिरे, अब ये नई बात आई उनके बयान में। देखिए, मैं इस बात पे ऑफेंस लेता हूं। ऑफेंसिव है ये बयान, मेरे लिए ऑफेंसिव है। ये फिगर कहां से आई? पहले कहते हैं 4, फिर कहते हैं 5। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था कि मैं ये कहूं कि ये 2 न्यूक्लियर नेशंस के बीच में जो युद्ध हो रहा है मैंने रुकवाया, चाहे उसमें इतने बड़े बड़े जहाज गिर गए। पाकिस्तान तो 6 भी कहता है, वो कहता है 3 रफाल गिर गए। हालांकि इन्होंने ये थोड़ी कहा किसकी गिरे, इन्होंने सिर्फ ये कहा 5 जहाज गिरे। लेकिन ये तो इन्फ्लुएंस सभी को मालूम है, क्योंकि एक्यूजेशन तो पाकिस्तान कर रहा है।
और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पाकिस्तान को ही खंडन करते हुए फ्रेंच अथॉरिटीज ने क्या कहा था, एक टेक्निकल डिफेक्ट से शायद रफाल गिरा है, बाकी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है ये फिगर कहां से लाए हैं 4 और 5? हमने तो 6 जहाज उनके गिराए हैं, हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हमने 6 जहाज गिराए। अगर आप देखिए उनका एक AEWC एयरक्राफ्ट जो हैंगर के अंदर, जिसकी पिक्चरें आपने दिखाई थी, पूरा का पूरा वो एयरक्राफ्ट तबाह और बर्बाद हो गया था। उसमें तो 5 लोग मरे भी थे साथ में, हम मरने का हमें दुख है, लेकिन जहाज तो उनका गया AEWC। हम तो कहते 2 गए हैं, उनके F-16 भी गए हैं, और उनके कितने सारे ड्रोन्स, हमने 400 से 500 ड्रोन्स उनके शूट डाउन कर दिए हैं, उनके हमने 2-3 रेडार उड़ा दिए, 6 रेडार उड़ाए हैं, और हमने उनके 11 से 13 एयर बेसेस उड़ाए हैं। हमारे पास तो पिक्चर्स हैं, हमारे पास प्रूफ है। लेकिन ऐसे कहना कि 5 जहाज गिर गए, ये मेरे हिसाब से एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। दूसरी बात है, श्योर भी नहीं थे। अगर श्योर होते तो 5 कहते, 4, 5 या फिर 5। और तीसरी चीज जो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है। हम ना महात्मा गांधी के देश के हैं, हम हमेशा सच बोलने के चक्कर में रहते हैं। हमने जाके सिंगापुर में भी बोल दिया कि कुछ हमारे जहाज गिरे थे, और ब्लूमबर्ग के साथ मीटिंग भी कर ली। क्या जरूरत पड़ी थी हमें ये सब करने की? और कोई भी देश आज पूरे विश्व के अंदर बताता है, रशिया ने बताया कितने जहाज गए, यूक्रेन ने बताया, किसी ने बताया है, अमेरिका ने बताया कि उनके कितने गए थे किसी भी युद्ध के अंदर, कोई देश नहीं बताता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जानना चाहते हैं, मतलब विपक्ष वाले ज्यादा, आप बताओ। अब ऐसे मैं आपको इस बयान पर स्टेटमेंट दिखाता हूं। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? उनके निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने 24वीं बार कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी खामोश है, और मोदी ने कारोबार के लिए देश के सम्मान से समझौता कर लिया है। मैंने एक और पोस्ट पढ़ा जिसमें एक पूर्व हमारे सैनिक, जो कि अब एक डिफेंस जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें ट्रंप से सुनना पड़ रहा है कि इतने जहाज गिर गए, ये तो हमें भारत सरकार को बताना चाहिए था। उनकी तरफ से कभी कुछ क्यों नहीं कहा गया? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है जब भी जरूरत हुआ है कि देश को कितनी जानकारी देना है, देश के विदेश मंत्रालय ने समय समय पर जानकारी दी है, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने अपने अपने जहां भी स्पीच हुई उन्होंने देश को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को लेकर जिक्र करा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, संघर्ष रुका था, उसमें किसी तीसरे देश का दखल नहीं था। तो अब ट्रंप अगर बार बार बोलेंगे तो ये जरूरी नहीं कि भारत बार बार उस बात का जवाब दे। प्रधानमंत्री अगर एक बार कह चुके हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को और देश को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने एक बार कह दिया, अब ट्रंप तो बार बार बोलेंगे। मुझे लगता है ट्रंप तो वहां के राहुल गांधी बन गए, एक ही बात बार बार लेकर बोलते रहते हैं कि किस तरीके से बोलना है। ट्रंप उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, राष्ट्रपति पद की गरिमा को। बार बार भारत जब इस बात का जिक्र कर चुका है कि डायरेक्टर जनरल वहां के दोनों के बीच बातचीत होने के बाद युद्ध विराम हुआ है, तो ट्रंप की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। और विपक्ष ट्रंप को इतना महत्व क्यों दे रहा है? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के विदेश मंत्री बोल रहे हैं, देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं, देश के CDS बोल रहे हैं, सेना प्रमुख बोल रहे हैं, तमाम मंचों पर इस बात की जानकारी दे रहे हैं, आप उन पर भरोसा करोगे कि विदेश के एक राष्ट्रपति पर आप भरोसा करोगे? ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए। अच्छा, एक और मुद्दा जो आजकल चल रहा है बहुत, कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। ये बात ट्रंप ने कही थी रूस के संदर्भ में कि रूस अगर 50 दिन के अंदर समझौता नहीं करता तो हम उन देशों पर टैक्स लगा देंगे, 100% टैक्स, जो उसका तेल खरीदते हैं या उससे व्यापार करते हैं। फिर नेटो के चीफ ने इस बात को दोहराया और उसमें भारत का नाम लेकर के उन्होंने इस बात को कहा। भारत की तरफ से इस बात का बड़ा साफ साफ जवाब दे दिया गया है, 2 बार जवाब दे दिया गया है। पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा था कि भारत के लिए हमारा जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सबसे ऊपर है, तो हम जो भी काम करेंगे हमारा फोकस उसी पर होगा। अब जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने इस बात को लेकर और बिल्कुल साफ साफ ही कह दिया, और वो वाकई थोड़ा ज्यादा साफ ही बोलते हैं वो। उन्होंने कुछ डेटा भी दिया। उन्होंने कहा कि रशिया आज 9 मिलियन बैरल्स तेल, कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का आउटपुट है उसका 10% है। आप कहते हो कि रूस का तेल मत खरीदो, तो आप ये समझते हो कि तेल के दाम कहां पहुंच जाएंगे अगर रूस का तेल बिकना बंद हो जाएगा? 10% अगर आप ऑयल दुनिया का बंद कर दोगे तो दाम तो बढ़ेंगे, बोला उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर आगे उन्होंने कुछ और डेटा दिया। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आपके एक कार्यक्रम में, क्योंकि वो बोल रहे थे, क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है इस बात का कि ऐसा कहा अमेरिका ने? तो उन्होंने कहा देखिए मेरे मन में कोई प्रेशर नहीं है और मैं ये भी नहीं समझता कि मेरा जो बॉस है वो ऐसे किसी प्रेशर में काम करते हैं। ये उन्होंने साफ कह दिया, मतलब मोदी जी किसी प्रेशर में काम नहीं करते और मेरी ताकत यही है कि मेरे बॉस को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से।
फिर और डेटा देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का, तो भारत 2% तेल, केवल अपने पूरे हिस्से का 2% तेल रूस से लिया करता था। आज भले ही वो आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम तब 27 देशों से तेल लेते थे, आज वो संख्या भी बढ़कर 40 हो गई है। तो वो कहना चाहते हैं हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दुनिया में अलग अलग सोर्सेस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर इस किसी एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे लिए रास्ता कहीं खुला हो। ये वही बात है कि भाई जरूरत पड़ने पर भारत वही करेगा जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता लगेगी। सर, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि जब ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि भारत जो है जिस तरह का देश इस समय है, ताकतवर देश है, वो किसी दबाव में नहीं आएगा। ये एक बहुत साफ बात है। मुझे नहीं लग रहा, जो टैरिफ ट्रेड को भी आपने 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, तब भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि कोई हमारे ऊपर दबाव काम नहीं करेगा। और ये डाइवर्सिफाई जो है वो वहीं पर आता है। उसका जो फर्स्ट फेज है डिप्लोमेसी का, कि नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन तक जब आप आ रहे हैं, तो मल्टी अलाइन का ये हिस्सा है ना डाइवर्सिफाई। ट्रेड जो है आजकल डिप्लोमेसी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। तो जितने ज़्यादा देशों के साथ आप दोस्ती करेंगे, ट्रेड करेंगे, ऑयल ले रहे हैं, तो उससे एक तो फ़ायदा हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। दूसरा, आप किसी के दबाव में नहीं आते। कोई घटना हो जाती है, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो बंद कर दूंगा, यहाँ तेल बंद कर दूंगा, यहाँ ये बंद कर दूंगा, कहीं और से ले लूंगा, कहीं से और से ले लूंगा। तो जब 40 देश आपके पास हों, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और जो हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं, वैसे अभी तो हैं मंत्री, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये भी कहा जो एक बार पहले जयशंकर साहब ने कहा था, यूरोप के लिए उन्होंने कहा कि ये तो एक दोपहर में इतना खरीद लेते हैं जितना मैं साल के 3 महीने में नहीं खरीदता। तो वही बात उन्होंने भी दोहराई है। खैर, अब मतलब साफ कर दिया भारत ने कि इस धमकी की वजह से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कल बड़ी खबर आई कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो इंटरनेशनल मुहिम चलाई उसमें बड़ी कामयाबी हमें मिली। अमेरिका ने पहलगाम के आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय में के बयान में टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। अमेरिका ने यह भी माना कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही वो खोटा है जिसे यूएन पहले आतंकवादी संगठन मानता है और उसे बैन लगा चुका है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, बाद में भले ही ये मुकर गया था और इसका खूब बचाव चीन और पाकिस्तान ने किया था यूएन में जाकर के। लेकिन अब आखिरकार टीआरएफ को आतंकवादी संगठन मान लिया गया है। लेकिन ये तो खबर कल की हो गई। पाकिस्तान में क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। अभी तो तस्वीर आपके साथ सामने, खैर वो पहलगाम वाले हमले की चल रही है। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। अब जब ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान है और किसी का नहीं सीधे, कि टीआरएफ मतलब लश्कर तैयबा और ये आतंकवादी संगठन है, तो लश्कर तैयबा के लोग तो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। जब अमेरिका का विदेश मंत्री एक बार फिर इस बात को रिआइटरेट कर रहा है, दोहरा रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है, तो जहां वो है वहां पर क्या हो रहा है उसके लिए अमेरिका क्या करेगा? और वो लोग बातें क्या करते हैं आपको मालूम है? पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट तो वहां ऐसा आया, एक आतंकवादी बोल रहा था कि जो लश्कर तैयबा और हाफिज सईद बोलते हैं, आईएसपीआर मतलब उनकी सेना का जो मीडिया विंग है, जो लश्कर तैयबा कहता है वही बात आईएसपीआर कहता है। वो तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि हम और पाकिस्तान की सेना एक ही बात करते हैं। तो क्या करेगा अमेरिका इसके लिए? ठीक है, ये भारत की कूटनीतिक जीत तो हो गई, लेकिन इसके आगे जो जहां पर एक्चुअल कदम उठाने हैं आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए, क्या वो अमेरिका करेगा? क्या वो पाकिस्तान से कभी कोई सवाल पूछेगा? तो मैं आपको जो बयान बता रहा था पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का, वो सुनाता हूं। जो आवाज प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद की जुबान से निकली थी, वही आवाज आज आईएसपीआर की जुबान के अंदर भी है, वही आवाज सारे पाकिस्तान की अवाम की जुबान पर भी है। तो आपने देखा, यहां तो खुलकर लश्कर तैयबा के लोग जो हैं वो तकरीरें करते हैं, और अब अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि टीआरएफ और लश्कर तैयबा एक हैं और सब आतंकवादी हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, बहुत फटी हुई आवाज़ है आतंकवादियों की भी, पाकिस्तान की भी, और ये जो डीजी आईएसपीआर जो है पूरी तरह से फटी हुई आवाज़ है। इनको इलाज की ज़रूरत है, ये उस तरफ जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस आवाज़ से जो बोल रहा है
वो आवाज जाहिर है कि किसी गंदे, गलत काम, नीच काम के लिए ही हो रही है। अमेरिका को ये बात समझ में आ रही है। अमेरिका का काम करने का अपना तरीका है, वो प्रतिबंध लगाएगा, वो दूसरे तरह के काम करेगा। असली इलाज करने के लिए वो, जैसे ट्रंप ने कहा था ना बांग्लादेश के लिए कि हमने मोदी को जिम्मा दे दिया है, तो पाकिस्तान का जिम्मा नरेंद्र मोदी को किसी से लेने की जरूरत नहीं है, वो ले लिया है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रतिबंध वगैरह हैं, ये आपको डिप्लोमेटिकली विन देते हैं, उन मंचों पर आपकी ताकत बढ़ाते हैं। असली काम जो होना है वो तो हो रहा है और होकर रहेगा। पहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, असली काम होना है, होकर रहेगा। और साथ में जो एक चीज बड़ी अहम है, अगर ट्रंप का पहला टेन्योर देखे तो उन्होंने क्या कहा था, लाइज एंड डिसीटफुल पाकिस्तान को बोला था, और कहा था सेफ हेवन प्रोवाइडिंग सेफ हेवन टू टेररिस्ट। ये दो बातें उन्होंने कही थी। पर साथ में जब वो मुनीर उनके पास आता तो उसको बिरयानी भी खिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में और उनके इंप्लीमेंटेशन में उनके नेशनल इंटरेस्ट काम आते हैं। और इसी वजह से मैं अपने को पहले से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी करना है भारत को करना है। और भारत को क्या करना है, देखिए अभी आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान के अंदर ओपनली बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि भारत के अगेंस्ट एक्शन करेंगे। अगर ओपनली बोल रहे हैं और ये चल रहा है और इस पे कोई रोक नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर लिंक है उनकी आर्मी, आईएसआई और साथ में उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की। और डीजी आईएसपीआर तो एक मीडिया है, लेकिन इस पे एक्शन क्या लिया जाएगा? अभी खौफ नहीं है जनरल्स के माइंड में, खौफ नहीं है आसिम मुनीर के माइंड में, खौफ नहीं है आसिम मलिक के माइंड में। इनके माइंड में जब तक खौफ नहीं आएगा तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा पाकिस्तान से हमारी तरफ। और इनके ऊपर खौफ लाना ही अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी ऐसा काम किया इन्होंने जिससे कोई भी टेरर एक्ट भारत के अंदर होता है, तो उसके बाद उसका रिप्लाई इन जनरल्स के ऊपर भी लिया जा सकता है। ठीक सर, अब एक अगली खबर, इसकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी दुनिया में ये चर्चा है, तो आज आपके सामने भी रखते हैं। ट्रंप की टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर खास तौर पर टैक्स लगाने की धमकी दी है। भारत भी इसमें आता है, रूस भी इसमें आता है, चीन भी इसमें आता है। अब इसके बाद रशिया और चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। शुरुआत की रशिया ने कहा कि भारत, रूस और चीन, ये तीनों देश पहले आपस में मिलकर बात किया करते थे, जो अब हम नहीं करते। तो ये जो त्रिकोण है, इन तीनों देशों को मिलकर दोबारा बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। ये बात रशिया ने कही। सवाल पूछा गया चीन के विदेश मंत्रालय से कि रूस ऐसा कह रहा है। चीन ने भी यही कहा। चीन ने भी कहा कि यह त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देशों के हित में होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और स्थिरता के लिए भी एक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं हम, ये तीनों देश, अगर हमारे मुद्दे एक हो जाएं तो। अब ये बात, इस बात से अमेरिका कितना परेशान हो वो अलग बात है। भारत में समझने वाली बात यह है कि ये हमारे लिए अचानक से इससे सुर क्यों बदले हुए हैं चीन के। अभी विदेश मंत्री का दौरा हुआ तो वो शी जिनपिंग भी आकर के मिला। वहां पर बात जो हुई वो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात हो रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीफ हो रही है, धन्यवाद दिया जा रहा है। अब ये बयान आया। वो तो एक तो एससीओ की जो समिट है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और अमेरिका जिस तरह से चाइना पर भी दबाव बना रहा है, उनके ऊपर टैरिफ को लेकर सारी बात हुई है, और रशिया के साथ हो रहा है। मैं इन दोनों बयानों से बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि ये तीनों देश मिल जाएं तो जो ये ट्रंप साहब का 25वां बार बयान, 26वीं बार बयान जो आता है ना, वो शायद थोड़ा सा रुक जाएगा। अगर ये जो बयान रोज देते हैं ना, वो फिर आप कहते हैं कि 25वीं बार आज बोला है, कैसे रुकेगा? मैं सुन नहीं पाया। जब वो तीनों देश एक हो जाएं किसी मसले पर, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। अभी तो चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको एससीओ समिट को पूरा करना है। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका? उसका इंटरेस्ट है, लेकिन वो दुश्मनी भी बराबर की है ना, इंटरेस्ट भी बराबर का है। हमसे प्रतिस्पर्धा भी करेगा, प्रतिस्पर्धा भी करेगा, लेकिन खुली दुश्मनी भी नहीं चाहता। खुली दुश्मनी भी नहीं चाहता, ऐसा मुझे। ठीक है, समीर जी कुछ बोल रहे थे चीन को लेकर, सर मैं आता हूँ। देखिए, चीन ने तो अभी पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की है कड़े शब्दों में। उनका चीन का बयान भी आ गया। और देखिए, चीन दोस्ती कम दुश्मनी ज़्यादा निभाता है। चीन का अगर इतिहास देखोगे तो वो दोस्त कम बनाए, उससे दुश्मन ज़्यादा बनाए। भारत, रशिया और चाइना मिलेंगे तो बहुत बेहतर होगा दुनिया के लिए भी, एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा कि भारत और चीन मिलकर साथ रहे। लेकिन चीन का जो इतिहास रहा है धोखा देने का, और चीन तो अपना माल भारत में खपाना चाहता है हमारे। लेकिन ये अच्छा कैसे? ये तो ट्रंप को लाल झंडा दिखाना होगा। नहीं, ठीक है, लेकिन आप ट्रंप अगर अपने हिसाब से मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से टैरिफ लगाएंगे किसी भी देश के ऊपर, और जो उनके हितैषी देश है उनको भी अगर वो परेशान करेंगे, कनाडा जैसे उन्हें करीबी देश को अगर वो कह देंगे कि हमारा 51वां राज्य आप बन जाओ, तो ट्रंप की क्या मानसिकता है समझ में आ सकती है। सर समय बिल्कुल ही। सर एक छोटा कमेंट आपका इस पर। चीन प्रतिस्पर्धी है किसका? अमेरिका का। तो वो चाहता है कि एंटी वेस्ट अलायंस हो,
और ये आज की बात नहीं है, ये कई 10 साल से चल रही है। अगर तीनों देश मिल जाते हैं तो 38% के करीब तो पॉपुलेशन है। आप सोचिए जीडीपी सेकंड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट तो अगर मिल जाए तो जीडीपी कितना बड़ा बन जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि चीन चाहेगा कि हम एंटी वेस्टर्न हो जाए, चीन चाहेगा कि हम जो खेमा क्वाड का है या फिर जो हम वेस्ट के साथ दूसरे क्लोज रिलेशनशिप में हैं उधर से दूर हो जाए, और ये मेन रीजन है। और इसी वजह से चीन खुश नहीं है ब्रिक्स के अंदर भी, क्योंकि हम ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन नहीं करते या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में साइन नहीं करते जो वेस्टर्न देश और यूएसए के खिलाफ हो। फूंक कर कदम रख रहा है, तो जो भी किया जाएगा बहुत सोच समझ के किया जाएगा।